प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप का 12वां सिद्धांत, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। क्या आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह राज्य के स्वरूप से संबंधित 12वां सिद्धांत होगा। कौन सा? गांधीवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य संख्या नंबर 12। अर्थात मैंने आपसे वायदा किया था कि राज्य के स्वरूप से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं मैं मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को एक एक करके व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अभी 2 सिद्धांत और बचे हुए हैं। ये दोनों ही सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य समझाने के बाद में मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का श्री गणेश करूँगा। जैसा कि विद्यार्थियों की लंबे समय से मांग है कि सर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझाइएगा, तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दोनों ही पक्षों को समझाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष, जिसके अंतर्गत जितने भी उपागम, दृष्टिकोण, सिद्धांत है वो सब समझाऊंगा, और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है इसके अंतर्गत मैं प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के और आज तक की व्यवहारिक स्थिति को समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दोनों ही पक्ष, सैद्धांतिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है, व्यवहारिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, ये दोनों ही मैं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी केवल राज्य के स्वरूप के ऊपर 2 लेक्चर बाकी हैं, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआतें करेंगे। मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी, सूचना मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, राज्य के स्वरूप का 12वां सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी परिप्रेक्ष्य या गांधीवादी दृष्टिकोण। यहाँ परिप्रेक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण, इन तीनों का हम पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो जिसकी शुरुआत हम प्लेटो से मान सकते हैं, और चाहे वह भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो जिसकी शुरुआत हम मनु से मान सकते हैं, ठीक है। तो चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास हो या भारत के राजनीतिक चिंतन का इतिहास हो, समय समय पर राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य के लक्ष्य, उद्देश्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में विविध या विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से आज हम 12वां सिद्धांत ले रहे हैं। और राज्य की प्रकृति के बारे में जो ये विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, इन विभिन्न सिद्धांतों को ही विविध परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, मतलब इन सिद्धांतों को परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है और दृष्टिकोण की संज्ञा भी दी जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बना रखा है। और फिर प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में जो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य है, ये जैसा कि यहाँ आप देखिएगा, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आज हम 12वां सिद्धांत ले रहे हैं। फिर मैंने लिखा है राज्य की प्रकृति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, मतलब वास्तविक रूप में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में समय समय पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को विविध परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते मैंने लिखा है 12 का मतलब 12वां सिद्धांत है गांधीवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है और 1948 में इनकी मृत्यु होती है। बाकी जब मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को अलग से पढ़ाऊंगा भारतीय राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत, तो वहाँ पर इसकी जीवनी की चर्चा हम करेंगे। क्योंकि यहाँ तो हमें राज्य के स्वरूप को समझना है, इसलिए इसकी बारे में हम ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करेंगे। ध्यान दे बेटो। हाँ, यहाँ मैंने जो ये महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं इनको आप समझ जाइएगा, इसके बाद में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपको नोट करना है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं वो वास्तव में एक जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक थे। यस, नोट करना है बेटा, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। क्या थे ये जननायक थे, ये समाज सुधारक थे, ये नैतिक दार्शनिक थे। फिर मैंने लिखा है कि गांधी जी ने वास्तविक रूप में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की शिक्षा के आधार पर, क्या बेटा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, न्यायशीलता,
दुनिया भर के इसके 11 सिद्धांत है महत्वपूर्ण। मैं जब गांधी जी पढ़ाऊंगा तभी सारी बातें एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ तो हमें केवल ये देखना है कि भाई जो गांधी जी हैं वो राज्य के प्रकृति, राज्य के कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंध के बारे में क्या कहते हैं, केवल इतना समझना है हमें तो बस। यस, तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, न्यायशीलता की शिक्षा के आधार पर वास्तविक रूप में गांधी जी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहिंसात्मक समाज में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात गांधी जी की ये है जो आपको समझना है, क्या कि जो अहिंसात्मक समाज होगा, चूंकि गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के ऊपर बल देते हैं, न्यायशीलता के ऊपर बल देते हैं, तो इनका कहना है कि भाई जो अहिंसा पर आधारित समाज होगा उस समाज में राज्य का कोई स्थान नहीं, राज्य का कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांधी जी का कहना है कि राज्य हिंसा पर आधारित है, इसलिए अगर समाज अहिंसात्मक है तो इसमें राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। ये बात समझना है बेटो, इसी के आधार पर ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, फिर गांधी जी कहते हैं कि राज्य की शक्ति और कानून हिंसा या बल प्रयोग पर आधारित है। अर्थात वास्तविक रूप में गांधी जी का कहना है, क्या फिर से बोल रहा हूँ, कि जो अहिंसात्मक समाज होगा, मतलब जो समाज अहिंसा पर आधारित है, जिस समाज में हिंसा नहीं होगी, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भी आदर्श समाज वह है जिसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह को अपनाया जाए। इसलिए कह रहे हैं कि अहिंसात्मक समाज में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, और राज्य की शक्ति और कानून, क्या राज्य की शक्ति और कानून हिंसा या बल प्रयोग पर आधारित है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। इसलिए इनका कहना है कि अगर अहिंसात्मक समाज की स्थापना करनी है तो वहाँ पर राज्य के लिए कोई जगह नहीं है, राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए वास्तविक रूप में गांधी जी भी साम्यवादियों की तरह ही एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना का सपना देखते हैं, मगर साम्यवादियों की वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में और गांधी जी के वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में कुछ अंतर है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। गांधी जी भी ये कहते हैं कि अंत तो गत्वा राज्य को समाप्त होना जाना चाहिए। गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करे, सबसे कम शासन करे, व्यक्तियों की गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करे, और वास्तविक रूप में व्यक्तियों को इस प्रकार से जो है प्रेरित किया जाए जिससे कि वो स्वैच्छिक गतिविधियां कर सके, वास्तविक रूप में सामाजिक जीवन को कम से कम नियंत्रित किया जाए। गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर राज्य की प्रकृति का मतलब तो क्या होगा कि गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। मतलब राज्य आवश्यक इसलिए है कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना जरूरी है, इसलिए वो आवश्यक है। और बुराई किस लिए है? बुराई इसलिए है कि राज्य वास्तविक रूप में जो है हिंसा और बल पर आधारित है। जैसे कि मैंने लिखा ना, राज्य की शक्ति और कानून हिंसा या बल प्रयोग पर आधारित है। अब राज्य की शक्ति हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है, इसलिए जो है राज्य की बुराई माना जाता है, और राज्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, इसलिए इसे आवश्यक माना जाता है। इसी कारण गांधी जी राज्य की प्रकृति को क्या कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। नोट करेंगे, राज्य क्या कहते हैं? आवश्यक बुराई है। अच्छा, जबकि अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य का अनावश्यक है। राज्य क्या है? अनावश्यक है, राज्य को आवश्यकता नहीं है। यस, प्लेटो क्या कहते हैं कि राज्य की नैतिक समझता है। तो ये राज्य की प्रकृति के बारे में सभी विद्वान अपनी अलग अलग बातें देते हैं, अपने अलग अलग विचार देते हैं। अब बेटा मुझे विश्वास है कि डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रम से। नंबर 1, आधुनिक राज्य, मतलब वर्तमान समय का जो राज्य है वह प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसकी शक्ति अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत है। राज्य की शक्ति व्यक्ति के विकास में बाधक सिद्ध होती है। नंबर 1 बात, आप चाहें तो इन सबको बिंदु रूप में ले सकते हैं। क्या गांधी जी यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कि जो आधुनिक राज्य है वो प्राचीन और मध्यकालीन राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मतलब प्राचीन समय का राज्य, मध्यकाल का जो राज्य है वो वास्तविक रूप इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि आधुनिक राज्य है। क्यों है इतना शक्तिशाली? क्योंकि
वास्तविक रूप में जो आधुनिक राज्य है वह अत्यधिक या अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत है। मतलब वास्तविक रूप में आधुनिक समय का जो राज्य है इसकी जो शक्ति है वो संगठित है और केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब होता है एक स्थान पर शक्ति का एकत्रित हो जाना। तो आधुनिक राज्य क्या है? वास्तविक रूप में शक्ति की दृष्टि से अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत है। इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन राज्य की तुलना में आधुनिक राज्य अधिक शक्तिशाली है। फिर यहाँ लिखा है कि राज्य की शक्ति व्यक्ति के विकास में बाधक सिद्ध होती है। गांधी जी का कहना है कि आधुनिक राज्य वास्तविक रूप में प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में राज्य की गतिविधियों में राज्य ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी स्थिति में राज्य की शक्ति व्यक्ति के विकास में बाधक सिद्ध होती है। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में वह राज्य अच्छा है जो सबसे कम शासन करे। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के सामाजिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब गांधी जी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भाई राज्य की शक्ति कम से कम होनी चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, गांधी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है और राज्य आत्महीन यंत्र है। अर्थात गांधी जी का कहना है कि वास्तविक रूप में चूंकि राज्य बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करता है आधुनिक समय में, और जो राज्य होता है वो आत्महीन यंत्र है। मतलब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मा नहीं होती है, इसके अंतर्गत किसी भी रूप में नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो बल का प्रयोग करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। जबकि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है, और व्यक्ति आत्मा से संपन्न है तो इसीलिए राज्य को व्यक्तियों की गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। नोट करेंगे, गांधी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है, राज्य आत्महीन यंत्र है। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात, गांधी जी ने राज्य की शक्ति को नैतिक आधार पर अनुचित ठहराया है। नोट करिए बेटा, गांधी जी ने राज्य की शक्ति को नैतिक आधार पर अनुचित ठहराया। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो राज्य की शक्ति है जो कि व्यक्तियों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करती है वह वास्तविक रूप में क्या है? नैतिक आधार पर अनुचित है, मतलब ये अनैतिक है। जैसे कि इन्होंने 1931 में यंग इंडिया में लिखा है, कहा है, क्या कहा है कि मेरे विचार से राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं है। अब नोट करना है, मेरे विचार से राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं है। मतलब राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं मानते हैं, साध्य नहीं है बल्कि ऐसा साधन है। मतलब यहाँ पर गांधी जी वास्तविक रूप में राज्य को साधन मान रहे हैं जबकि व्यक्ति को साध्य मान रहे हैं। यस, व्यक्ति और राज्य के संबंधों की बात आ जाती है यहाँ। क्या? मेरे विचार से राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं है बल्कि ऐसा साधन है जिससे लोगों को अपने जीवन का हर हिस्सा संवारने में सहायता मिलनी चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं है बल्कि ये तो साधन है। क्या है? साधन है, और ऐसा साधन है जिससे कि लोगों को अपने जीवन का हर हिस्सा संवारने में सहायता मिलनी चाहिए। आगे कहते हैं, अतः आदर्श स्थिति में, क्या आदर्श स्थिति मतलब आदर्श समाज व्यवस्था में, आदर्श स्थिति में राजनीतिक शक्ति कहीं नहीं रहेगी क्योंकि राज्य ही नहीं रहेगा। अर्थात गांधी जी कह रहे हैं कि एक आदर्श समाज व्यवस्था जो होगी उसमें राजनीतिक शक्ति कहीं नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि राज्य ही वहाँ नहीं रहेगा। राज्य क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहाँ पर प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति होगी। प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति का मतलब ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा, और स्वयं अपना शासक होगा तो इसे ही प्रबुद्ध अराजकता की संज्ञा दी जाती है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे गांधी जी कह रहे हैं कि आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह अहिंसा पर आधारित हो। अब गांधी जी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो आदर्श समाज व्यवस्था है, देखो गांधी जी का लक्ष्य है आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना करना, और एक ऐसा आदर्श समाज जो है वो कैसा होगा जिसका आधार ये होगा कि वो अहिंसा पर आधारित होगा, उसमें हिंसा नहीं होगी, और उसमें हिंसा नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में राज्य की वहाँ आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राज्य का आधार हिंसा और बल प्रयोग है, इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो दलिएगा समझने से आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह अहिंसा पर आधारित हो। मतलब वास्तव में आदर्श समाज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी रूप में हिंसा नहीं होगी, और किसी भी रूप में हिंसा नहीं होगी तो चूंकि राज्य हिंसा का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी कह रहे हैं बात, मतलब एक प्रकार से वो प्रबुद्ध अराजकता होगी। उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का शासक होगा। राज्य के द्वारा किसी भी रूप में व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो गांधी जी हैं वो लियो टोल्स्टॉय एक विद्वान हैं के समान दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी थे। नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। मतलब जो गांधी जी हैं वो लियो टोल्स्टॉय के समान एक विद्वान हैं, दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी थे। मतलब जो गांधी जी हैं इनको हम दार्शनिक अराजकतावादी या प्रशांत अराजकतावादी कह सकते हैं, शांतिवादी अराजकतावादी कह सकते हैं। ये ठीक है कि ये राज्य को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य को समाप्त साम्यवादियों की तरह जो है क्रांति के माध्यम से नहीं, संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि धीरे 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 जो है प्रेम से हृदय परिवर्तन के आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए। किसको? राज्य को। इसलिए गांधी जी वास्तविक रूप में अराजकतावादी तो हैं, लेकिन कैसे अराजकतावादी हैं? दार्शनिक अराजकतावादी या प्रशांत अराजकतावादी या शांतिवादी अराजकतावादी थे। एग्जाम पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो लियो टोल्स्टॉय है, लियो टोल्स्टॉय ने नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। मतलब लियो टोल्स्टॉय ने वास्तविक रूप में जो नैतिक मूल्य होते हैं मनुष्य के, उनके ऊपर बल दिया है, और इस बात को गांधी जी ने भी स्वीकार किया है। और लियो टोल्स्टॉय ने भौतिक सुख को निस्सार बतलाया है। मतलब लियो टोल्स्टॉय ने भौतिक सुखों को निस्सार बतलाया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों का कोई महत्व। गांधी जी ने भी भौतिक सुखों को स्थान नहीं दिया है। गांधी जी ने भी वास्तविक रूप में संयम के ऊपर बल दिया है, त्याग के ऊपर बल दिया है, व्यक्ति को त्याग करने के लिए प्रेरित किया है। व्यक्ति को ये कहा है कि अपनी आवश्यकताओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा घटाने का प्रयास किया जाए। तो भौतिक सुख को निसार बता रहे हैं लियो टोल्स्टॉय। इसके बाद में आध्यात्मिक सुख की ओर संसार को प्रेरित किया था। मतलब लियो टोल्स्टॉय ने संसार को आध्यात्मिक सुख की ओर प्रेरित किया। मैंने लिखा है आध्यात्मिक सुख की ओर संसार को प्रेरित किया था। किसने? लियो टोल्स्टॉय ने। इसी के साथ में जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का अनुकरण करते हुए, मतलब लियो टोल्स्टॉय ने ईसा मसीह का अनुकरण करते हुए टोल्स्टॉय ने मानव मात्र के प्रति प्रेम की शिक्षा दी थी। अब ध्यान देंगे बेटा, मैंने लिखा ईसा मसीह का अनुसरण करते हुए लियो टोल्स्टॉय ने मानव मात्र के प्रति प्रेम की शिक्षा दी थी। मतलब इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने फिर ये कहा, क्या कहा कि बुराई का मुकाबला भलाई से किया जाए, और निजी संपत्ति की संस्था पर इन्होंने प्रहार किया, और राज्य समाप्ति का समर्थन करते हैं। कौन? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय वास्तविक रूप में कह रहे हैं कि बुराई का मुकाबला भलाई से किया जाए और निजी संपत्ति की संस्था पर प्रहार किया, और इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में निजी संपत्ति को धीरे धीरे समाप्त किया जाए, और इसी के साथ में राज्य की समाप्ति का भी इन्होंने समर्थन किया। इन सब का प्रभाव गांधी जी के ऊपर भी पड़ा। इसलिए मैंने यहाँ आगे लिखा है कि बुराई पर नियंत्रण, मतलब वास्तविक रूप में यहाँ इनका कहना है कि भाई जो राज्य है वह राज्य इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ये बुराई पर नियंत्रण रखे। और बुराई पर नियंत्रण किस आधार पर रखता है? सेना के आधार पर और पुलिस के आधार पर रखता है। तो यहाँ पर बल प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में गांधी जी यहाँ ये कह देते हैं कि भाई राज्य का आधार हिंसा है, बल प्रयोग है, अतः धीरे धीरे राज्य को समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि राज्य होगा तो वह समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता। समाज अहिंसात्मक तभी होगा जबकि वहाँ पर राज्य नहीं होगा। इसलिए गांधी जी का भी जो अंतिम लक्ष्य है वह राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है, कि वहाँ राज्य भी नहीं होगा और वर्ग भी नहीं होंगे। कैसे? इस सब बातें आगे आएंगी। नेक्स्ट बात करें, गांधी जी इसी विचार का समर्थन करते हुए तर्क देते हैं। किस विचार का? ये जो पीछे मैंने आपको समझाया है कि वास्तविक रूप में जो ये लियो टोल्स्टॉय है, ईसा मसीह है, इनका प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ता है, और ये निजी संपत्ति की संस्था पर प्रहार करते हैं और राज्य की समाप्ति का समर्थन करते हैं। तो राज्य की समाप्ति का समर्थन कर रहे हैं, इसी ही बात को, इसी विचार को गांधी जी स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करते हुए समर्थन कर रहे हैं, इसका तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? गांधी जी इसी विचार का समर्थन करते हुए तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि राज्य का अंत भी अहिंसात्मक विधि से होना चाहिए। मतलब
राज्य समाप्ति का समर्थन तो इन्होंने किया है, तो लिए तोल्स्टॉय ने। गांधी जी भी इसका समर्थन करें कि राज्य का समाप्ति होनी चाहिए, राज्य का समापन होना चाहिए, क्योंकि राज्य का आधार हिंसा है। लेकिन इसका तरीका अलग है। ये कह रहे हैं कि राज्य का अंत भी अहिंसात्मक विधि से होना चाहिए। जैसे कि साम्यवादियों के अंतर्गत अर्थात जो मार्क्सवादी हैं वो राज्य को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन क्रांति के माध्यम से कर रहे हैं। ये गांधी जी स्वीकार नहीं करें। गांधी जी का कहना है कि भाई राज्य का अंत तो हो, लेकिन राज्य का अंत भी अहिंसात्मक विधि से होना चाहिए। मतलब गांधी जी का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वयं गांधी जी ने कहा है कि अगर हिंसा को ईश्वर भी स्वीकार कर लेगा तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। मतलब गांधी जी का कहना है कि किसी भी रूप में कोई परिवर्तन करना है तो हिंसा का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। राज्य को समाप्त करना है तो अहिंसात्मक विधि से, अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जबकि मार्क्सवाद के अंतर्गत हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा के प्रयोग के आधार पर पूंजीपतियों का सफाया किया जाता है और उस आधार पर वो वास्तविक रूप में राज्य को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी मार्क्सवाद की, साम्यवाद की इस बात को स्वीकार नहीं करता है। यस, आगे मैंने लिखा है राज्य की नींव हिंसा पर टिकी है। अर्थात गांधी जी कह रहे हैं कि जो राज्य है ना, राज्य की नींव हिंसा पर टिकी हुई है। मैंने यहाँ लिख दिया ना, राज्य की शक्ति और कानून हिंसा या बल प्रयोग पर आधारित है। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य की नींव हिंसा पर टिकी है और अहिंसात्मक समाज में राज्य का स्थान नहीं है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य की जो नींव है हिंसा पर टिकी है, और जब हिंसा पर टिकी है तो अहिंसात्मक समाज में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी के साथ में ये धर्म के सार तत्वों को अपनाया है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो धर्म की बात आती है तो जो साम्यवादी हैं वो साम्यवादी कहते हैं कि धर्म एक अफीम की गोली है। मतलब वास्तविक रूप में धर्म को समाप्त करने की बात करें। जबकि जो गांधी जी हैं, गांधी जी धर्म के सार तत्वों को अपनाते हैं और सार तत्वों को अपनाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में धर्म विहीन राजनीति नहीं हो सकती है, वह तो एक मौत का फंदा है। इसलिए धर्म को ये कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये धर्म को समाप्त करने की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति नहीं हो सकती है। जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो साम्यवादी, मार्क्सवाद ये धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, वो धर्म को अफीम की गोली मानते हैं। जबकि गांधी जी को ये विचार स्वीकार नहीं है। इसी के साथ में अराजकतावादी विचारक हैं जैसे कि प्रोंदो, बाकुनिन और क्रोपोटकिन से सहमत नहीं है। मतलब प्रोंदो, बाकुनिन, क्रोपोटकिन ने वास्तविक रूप में जो है धर्म को समाप्त करने की बात की है, जबकि गांधी जी इन तीनों ही अराजकतावादियों की बातों को स्वीकार नहीं करते और धर्म के सार तत्वों को स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म वास्तविक रूप में जो है कर्तव्य है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आगे नेक्स्ट बिंदु, गांधी जी का राज्यहीन समाज साम्यवादियों के राज्यहीन समाज से सर्वथा भिन्न है। अब आगे नहीं यहाँ पर ये बात देखो, गांधी जी भी वास्तविक रूप में एक वर्गविहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी का जो राज्यहीन समाज है वो साम्यवादियों के राज्यहीन समाज से बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? दो आधारों पर भिन्न है। कैसे? मैंने लिखा है धर्म व उत्पादन स्थिति के आधार पर। बेटा धर्म की बात आती है तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कि भाई धर्म विहीन राजनीति नहीं होती है। मतलब धर्म के सार तत्वों को स्वीकार करते हैं। इनका कहना है कि धर्म वास्तविक रूप में धैर्य धातु, संस्कृत की धैर्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अब साम्यवादियों की बात आती है तो साम्यवादी धर्म को अफीम की गोली मानते हैं और साम्यवादी राज्य, धर्म और निधि संपत्ति को समाप्त करने की बात करते हैं, जबकि गांधी जी कहते हैं कि धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। अंतर आ गया। दूसरा अंतर आता है उत्पादन स्थिति। उत्पादन स्थिति में अंतर यह है कि जो साम्यवादी हैं वो वास्तविक रूप में उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब राज्यहीन समाज आए उससे पहले संक्रमण काल की स्थिति के अंतर्गत ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। परंतु यहाँ गांधी जी की बात आती है तो गांधी जी व्यक्ति को संयमी बनाना सिखाते हैं। मतलब साम्यवादी व्यक्ति को पेटू बनाते हैं कि उसकी आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो, जबकि गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उत्पादन स्थिति के आधार पर भी इन दोनों में अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी का राज्यहीन समाज साम्यवादियों के राज्यहीन समाज से सर्वथा भिन्न है। कितने आधार पर? दो आधार पर, धर्म के आधार पर, उत्पादन स्थिति के आधार पर। स्पष्ट? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
गांधी जी नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक सिद्ध होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में गांधी जी, ये बात सत्य है कि व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, मतलब व्यक्ति को यहाँ पर साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तिवाद है वो नैतिक व्यक्तिवाद है। क्यों है नैतिक व्यक्तिवाद? इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जब तक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक नहीं बनाया जाएगा तब तक अहिंसात्मक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए गांधी जी चारित्रिक पुनर्निर्माण के ऊपर बल देते हैं और गांधी जी का कहना है कि चारित्रिक पुनर्निर्माण जरूरी है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र के स्तर पर चरित्रवान बनना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक नहीं बनेगा तब तक समाज नैतिक नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं बेटा। गांधी जी आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक सेवा का रूप धारण कर लेगा। अब देखिएगा, गांधी जी कहते हैं कि जो आदर्श समाज है, आदर्श समाज व्यवस्था है, चूंकि गांधी जी का लक्ष्य भी तो आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना करना है। यस, प्लेटो भी तो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, देखो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक सेवा का रूप धारण कर लेगा। मतलब इसलिए गांधी जी ने कहा है कि धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, और धर्म को समाप्त कर दिया जाए तो फिर राजनीति राजनीति नहीं होगी, बल्कि वो मौत का फंदा बन जाएगी, मृत्यु का फंदा बन जाएगी, फांसी बन जाएगी। वो कौन? राजनीति। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक सेवा का रूप धारण कर लेगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक सेवा का रूप धारण कर लेगा, चाहे व्यक्ति कुछ भी काम करे, सबके श्रम को बराबर महत्व दिया जाएगा। गांधी जी ने तो जो अपना रोटी का सिद्धांत दिया है कि चाहे एक वकील हो, चाहे महाविद्यालय का प्रोफेसर हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, प्रत्येक व्यक्ति दिन में 6 चपाती खाता है तो उसे 6 चपाती का जितना श्रम भी करना चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। इसे कहते हैं गांधी जी का रोटी का सिद्धांत, ब्रेड थ्योरी। यस, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक सेवा का रूप धारण कर लेगा, और जब सेवा का रूप धारण कर लेगा तो ऐसी स्थिति में श्रम की गरिमा बढ़ेगी। मतलब चाहे किसी व्यक्ति का श्रम निम्न स्तर का हो, उच्च स्तर का हो, सभी की गरिमा होगी। छोटे से छोटा काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके श्रम का भी सम्मान होगा। इसलिए यहाँ श्रम की गरिमा बढ़ेगी, और इसी अर्थ में यह वर्गहीन समाज होगा। अर्थात इसी अर्थ में क्या हो जाएगा? ये वर्गहीन समाज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्तियों के श्रम को समान समझा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी अर्थ में क्या हो जाएगा? वर्गहीन समाज होगा। और यहाँ पर क्या हो गया? ये राज्यहीन समाज हो गया। तो गांधी जी का भी लक्ष्य है राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, लेकिन साम्यवादियों से अलग। साम्यवादी राज्यहीन समाज की स्थापना करते हैं, उनका तरीका अलग है, जबकि गांधी जी का तरीका अलग है। मैंने आपको यहाँ समझा दिया, धर्म व उत्पादन स्थिति के आधार पर अंतर है, तो मैंने लिख दिया है इसी अर्थ में यह वर्गहीन समाज होगा। तो क्लियर हो गया, गांधी जी भी राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं स्वराज्य। बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। देखो बेटा, स्वराज्य वास्तविक रूप में गांधी जी के राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। कैसे? ये बात सत्य है कि गांधी जी भी, चूँकि उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, हम एक उपनिवेश थे, उपनिवेशवादी शक्तियों के अधीन थे, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त करना जरूरी था। तो डेफिनेटली मोहनदास करमचंद गांधी जी भी आज़ादी चाहते थे, लेकिन आज़ादी का तरीका क्या था? अहिंसात्मक था, कि किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाए। स्वराज्य, अब देखेंगे, स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता प्राप्त करना भी है। मतलब यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, कि भाई वास्तविक रूप में राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त कर लिया और हम कहें कि हमने स्वराज प्राप्त कर लिया। नहीं, गांधी जी कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक स्वराज्य के साथ साथ, राजनीतिक स्वराज्य स्वाधीनता के साथ साथ सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से भी स्वाधीन होना होगा, तभी यह पूर्ण स्वराज्य होगा। यस, नेक्स्ट, फिर कहते हैं गांधी जी कि स्वराज्य का पौधा, अब देखो बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि यह वाक्य किसने कहा। स्वराज्य का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें परंपराओं से जुड़ी हों। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि जो स्वराज्य होता है, अब देखो राजनीतिक स्वाधीनता भी हो, सांस्कृतिक स्वाधीनता भी हो, नैतिक स्वाधीनता भी प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि स्वराज्य का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें परंपराओं से जुड़ी हों। मतलब वास्तविक रूप में जब तक
उस देश के अंतर्गत परंपराओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ स्वराज्य का पौधा नहीं पनप सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत परंपराओं का अनुकरण किया जाए, नहीं, जो गलत परंपराएं कुप्रथाएं हैं उनका विरोध भी किया जाना चाहिए, ये भी गांधी जी कह रहे हैं। नेक्स्ट, गांधी जी कह रहे हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से अपना घर हो, मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो और उस घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाएं। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई सांस्कृतिक दृष्टि से प्रत्येक का अपना घर हो, जैसे भारत अपना एक घर हो गया। अब यहाँ इसके साथ में क्या हो कि उस घर की जो खिड़की और दरवाजे खुले रखे जाएं, मतलब वास्तविक रूप में विचारों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के अपने अपने विचारों और उन विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी हो। इसी के साथ में गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योग देते हैं। अब ये देखिएगा, ये अर्थ भी लिखेंगे आप। गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योग देते हैं, राष्ट्र के निर्माण में योग देते हैं। राष्ट्र निर्माण क्या है बेटा? राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की निष्ठा का केंद्र संपूर्ण राष्ट्र होता है, देश होता है, कोई कबीला या समुदाय या कोई दल नहीं होता है। मतलब राष्ट्र निर्माण का सीधा सा अर्थ ये है कि राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की निष्ठा का केंद्र पूरा देश होता है, राष्ट्र होता है, कोई जाति भाषा धर्म क्षेत्रीयता नहीं होता है। तो वास्तविक रूप में स्वराज्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योग देते हैं। अगर राष्ट्र निर्माण की बात की जाए तो अभी हम भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ है। अभी क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी यहाँ वास्तविक रूप में संप्रदाय, जाति इत्यादि जो समस्याएं हैं ये हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं। इन चुनौतियों का हमें सामना करना है और जब तक इन समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हमारे यहाँ संपूर्ण रूप में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। व्यक्ति की निष्ठा के अनेकों केंद्र बने हुए अभी भी भारत के अंतर्गत। कोई अपनी जाति को प्राथमिकता देता है, कोई क्षेत्रीयता को प्राथमिकता देता है, कोई किसी संप्रदाय विशेष को प्राथमिकता देता है। तो जब तक ये प्राथमिकता दी जाएगी तब तक हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ है। राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जबकि सभी भारतीयों की निष्ठा का केंद्र एक ही होगा और वह हमारा राष्ट्र होगा, देश होगा, भारत होगा। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। यह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो स्वराज्य है ये सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में स्वराज्य के अंतर्गत किसी भी रूप में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक होता है, स्वयं अपना शासक होता है, तो इसलिए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है कौन? स्वराज्य, स्वयं का शासन। और यहाँ पर जो स्वराज्य है इसका विपरीत रूप होगा पराया शासन। विपरीत रूप क्या होगा इसका? पराया शासन, दूसरे का शासन। नेक्स्ट आते हैं अब हम व्यक्ति के स्तर पर। अब देखो बेटा, यहाँ ये तो समाज के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ होगा, राजनीतिक स्तर पर स्वराज्य का अर्थ हो गया। ये व्यक्ति के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ लेते हैं हम कि व्यक्ति के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ क्या है? व्यक्ति के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ है व्यक्ति का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण। बेटा ध्यान देंगे, व्यक्ति का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण, मतलब व्यक्ति का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा, व्यक्ति स्वयं अपना शासक होगा, तो उसे ही व्यक्ति के स्तर पर स्वराज्य कहा जाएगा। और जो ये व्यक्ति का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण है यही वास्तविक रूप में आत्म संयम का पर्याय है या पर्याय था। इसको आप आत्म संयम की संज्ञा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका अगला एक तो स्वराज्य हो गया, उसके बाद में इसका महत्वपूर्ण जो विचार है वो न्यासिता का लेते हैं, ट्रस्टीशिप, न्यासिता। क्योंकि राज्य के स्वरूप में न्यासिता को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि न्यासिता है क्या? ट्रस्टीशिप न्यासिता है क्या? न्यासिता है पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं। मतलब न्यासिता के अंतर्गत वास्तविक रूप में गांधी जी कह रहे हैं कि यहाँ पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं और ये निजी संपत्ति को अपनी संपदा न समझकर संपूर्ण समाज की धरोहर समझें। मतलब गांधी जी न्यासिता का सामान्य अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि न्यासिता वास्तविक रूप में पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करता है और ये निजी संपत्ति को अपनी संपदा न समझकर संपूर्ण समाज की धरोहर समझे। मतलब पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो और हृदय परिवर्तन होने के बाद में इनके पास में जो व्यक्तिगत संपत्ति है उस व्यक्तिगत संपत्ति को ये अपनी निजी संपत्ति नहीं समझे बल्कि ये वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज की धरोहर समझे। उसको क्या समझे? संपूर्ण समाज की धरोहर समझे। जैसे आगे बढ़ते हैं, जब तक पूर्ण अहिंसा पर आधारित वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना न हो
तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आप ध्यान दें, मतलब यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप में या पूर्ण अहिंसा पर आधारित किसी भी रूप में हिंसा नहीं हो, पूर्ण अहिंसा पर आधारित वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना ना हो जाए, तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का प्रयत्न किया जाता रहना चाहिए। और यह हृदय परिवर्तन न्यायशीलता के आधार पर ही संभव है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो, तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन के ऊपर बल दिया जाए, पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का प्रयत्न किया जाए और पूंजीपतियों का हृदय इस रूप में परिवर्तित किया जाए कि उनके पास जो अपनी संपत्ति है, जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उस व्यक्तिगत संपत्ति को निजी संपत्ति ना समझे बल्कि समाज की धरोहर समझे। क्या समझे? समाज की धरोहर समझे और समाज के कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाए। यस, यहाँ लिख दिया मैंने, हृदय परिवर्तन का परिवर्तन करते रहें और पूंजीपति अपने आप को न्यासधारी या संरक्षक समझें। मतलब वास्तविक रूप में जो पूंजीपति है, जब तक कि वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना नहीं हो, तब तक पूंजीपति अपने आप को न्यासधारी या संरक्षक समझें। किसका? समाज का। ये समाज का संरक्षक समझे, अपनी संपत्ति का प्रयोग समाज के लिए करें। ये गांधी जी कह रहे हैं, ये न्यायशीलता है। अब बेटा निष्कर्ष निकालते हैं हम कि गांधीवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है। निष्कर्ष रूप में देखेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि निकट भविष्य में वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना की संभावना बहुत कम है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि भाई वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना हो और राज्य को धीरे धीरे अपने कार्यों की संख्या को घटाना चाहिए, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को कम करना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि निकट भविष्य में वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना की संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा होता तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। सोवियत संघ के अंतर्गत मान लीजिएगा इसकी संभावना होती तो कम से कम वहाँ पर वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना तो होती। कार्ल मार्क्स ने ये तो सपना दे चुका था। मार्क्सवाद के अंतर्गत यही तो सपना देखा जाता है, वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उससे साम्यवादी विचारधारा धीरे धीरे फीकी पड़ गई, कमजोर पड़ गई और चीन के अंतर्गत धीरे धीरे उदारीकरण पर बल दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम कहें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत उदारवाद की जीत हो गई है और उदारवादी विचारधारा देखा जाए तो राज्य के ऊपर बल देती है। तो डेफिनेटली ये बात कही जा सकती है कि निकट भविष्य में एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना की संभावना बहुत कम है। आगे गांधी जी ने राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए सुझाव दिया कि वर्तमान में सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी है। अब बेटा ध्यान देंगे, मतलब गांधी जी ने राज्य क्या माना बेटा? आवश्यक बुराई माना है। मतलब गांधी जी राज्य की प्रकृति को क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी क्या मानते हैं? अनावश्यक मानते हैं राज्य को। और प्लेटो और अरिस्टो क्या मानते हैं? राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक विचारक का जब हम अध्ययन करेंगे तो राज्य की प्रकृति के बारे में सब अलग अलग बातें कहेंगे। ठीक है बेटा? तो फिर से दोहरा रहा हूँ, गांधी जी ने राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि वर्तमान में सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी है। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई वर्तमान समय में वास्तविक रूप में सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए राज्य जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी वो स्थितियाँ नहीं आई है, अभी व्यक्ति का जो नैतिक चरित्र है उस रूप में विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए सामाजिक जीवन को नियमित रखने के लिए राज्य जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि उत्तम राज्य वह होगा। अब गांधी जी क्या करें? ध्यान देंगे। उत्तम राज्य वह होगा जो कम से कम हिंसा और बल प्रयोग करे, कम से कम हिंसा और बल प्रयोग करे, कम से कम शासन करे, कम से कम कार्य करे और व्यक्तियों की गतिविधियों को स्वैच्छिक प्रयास से नियमित होने दे। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि उत्तम राज्य वो होगा जो कम से कम हिंसा और बल प्रयोग करे और व्यक्तियों की गतिविधियों को स्वैच्छिक प्रयास से नियमित होने दे। मतलब व्यक्तियों की गतिविधियों को स्वैच्छिक प्रयास से नियमित होने दे, राज्य उनको नियमित करने का प्रयास कम करे, धीरे धीरे कम करे और लास्ट में जाकर उसे समाप्त कर दिया जाए। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। यही गांधी जी का भी सपना है, यही साम्यवादियों का सपना भी है, यही मार्क्सवाद का सपना भी है, यही अराजकतावादियों का सपना भी है। लेकिन इन सब में काफ़ी अंतर है। यह जब हम राजनीतिक विचारधाराएं समझाएंगे
उसके अंतर्गत ये सब बातें आपको समझाई जाएंगी। क्योंकि यहाँ तो हम केवल राज्य के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का स्वरूप। मुझे पूरा विश्वास है आप गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर, परिप्रेक्ष्य के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर राज्य के स्वरूप को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।